स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे हाथ लगे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया भर में मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से जुड़े कुछ नोट्स और विचार। हाँ, ये वो किताब है जिसने सच में लाखों लोगों के लिए पैसे का मतलब ही बदल दिया है। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे। पैसा, संपत्ति बनाने के तरीके और वो सोच का फर्क। हाँ, जो अमीर और गरीब या कहे मध्यम वर्ग के लोगों को अलग करता है। सही। और कियोसाकी ये सब अपनी कहानी से बताते हैं। उनके दो पिताओं की कहानी। एक उनके अपने पिता, पढ़े लिखे पर आर्थिक रूप से परेशान, गरीब डैड। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं पर कामयाब, बहुत कामयाब व्यवसाय, अमीर डैड। तो हमारा मकसद साफ है, कियोसाकी के जो मुख्य आइडियाज हैं उनको समझना और ये देखना कि कैसे हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी आर्थिक जिंदगी बनाते हैं। हाँ, ये विश्लेषण उन सब के लिए है जो अपनी वेल्थ क्रिएशन की समझ को बेहतर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कियोसाकी की कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। वो बताते हैं कि उनके पास दो पिता थे और दोनों ने पैसे के बारे में एकदम उल्टी बातें सिखाई। हाँ, ये सिर्फ अलग अलग सलाह नहीं थी, ये सोच का एक बुनियादी फर्क था। जैसे एक पिता कहते थे पैसे का मोह वो सारी बुराई की जड़ है, और दूसरे कहते थे नहीं, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। सोचिए। बिल्कुल, दो एकदम अलग नजरिए। यहीं से पता चलता है कि उन दोनों की सोच में कितनी गहरी खाई थी। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट कियोसाकी की पूरी फिलॉसफी की नींव है। उनका तर्क है कि हम पैसे के बारे में जो सबसे जरूरी बातें सीखते हैं वो स्कूल से नहीं, घर से सीखते हैं। हाँ, घर पर सीखते हैं। ज्यादातर माँ बाप जो शायद खुद गरीब या मध्यम वर्ग से हैं, वो अपने बच्चों को वही पुरानी सलाह देते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी, सुरक्षित भविष्य होगा, जो कि पैसे कमाने पर जोर देता है। बिल्कुल। जबकि अमीर डैड का नजरिया अलग था। वो बच्चों को ये सिखाते थे कि पैसा कैसे काम करता है, संपत्ति कैसे बनाई जाती है, ऐसी संपत्ति जो आपके लिए पैसा कमाए। नौकरी करके पैसा कमाने से अलग। हाँ, फोकस कमाने से हटकर बनाने पर है, संपत्ति बनाने पर। और इसी सोच से जुड़ा है अमीर डैड का शायद सबसे बड़ा सबक, संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की आर्थिक परेशानियों की जड़ यही है कि वो इस बुनियादी फर्क को नहीं समझते। परिभाषा बहुत सीधी है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। देखो, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, पैसा लाती है। हाँ, और देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग अपनी जिंदगी संपत्ति इकट्ठा करने में लगाते हैं, और गरीब और मध्यम वर्ग वो अक्सर अनजाने में देनदारियां जमा करते हैं और उन्हें गलती से संपत्ति समझ बैठते हैं। और यहीं पर कियोसाकी एक चौंकाने वाली बात कहते हैं जो कई लोगों को हजम नहीं होती। हाँ, कि आपका प्यारा घर, जिसे सब मानते हैं कि भाई सबसे बड़ी संपत्ति है, हाँ हाँ, बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो असल में ज्यादातर मामलों में एक देनदारी है। अब ये बात थोड़ी उलझन भरी लग सकती है, ये कैसे? बिल्कुल। कियोसाकी का तर्क नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो पर आधारित है। उनका कहना है कि घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकालता रहता है, जैसे होम लोन की किश्तें, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत का खर्चा, बीमा, ये सब पैसा ले जाते हैं। हाँ, सही बात। तो जब तक वो घर आपके लिए किराया कमाकर आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, तब तक वो कैश फ्लो के नजरिए से एक देनदारी है। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी कीमत बढ़ जाए, वो कैपिटल गेन है, लेकिन रोज के कैश फ्लो के हिसाब से वो पैसा ले रहा है, दे नहीं रहा। अच्छा, तो कैश फ्लो पैटर्न को समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। कियोसाकी से सरल चित्रों से समझाते हैं। देखो, गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो कैसा होता है? पैसा आया, तनख्वाह आई और सीधे खर्चों में चला गया, किराया, खाना, कपड़े, खत्म। और मध्यम वर्ग का? पैसा आता है, तनख्वाह खर्चों में जाता है और कुछ पैसा जाता है देनदारियों में, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, जिन्हें वो अक्सर संपत्ति समझ लेते हैं। ठीक है। अमीर का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उनकी आय का मुख्य स्रोत उनकी संपत्ति होती है। जैसे किराए की प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, बिजनेस का मुनाफा आ रहा है। ये पैसा उनके खर्चों को पूरा करता है। ठीक है। और जो बचता है वो वापस संपत्ति खरीदने में लग जाता है। बिल्कुल। इससे उनका संपत्ति वाला कॉलम और बड़ा होता जाता है, जो फिर और ज्यादा आय पैदा करता है। ये एक ऐसा चक्र है, एक पॉजिटिव साइकिल जो उन्हें लगातार अमीर बनाता है। और दूसरी तरफ है वो चक्र जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हैं,
जिसे कियोसाकी कहते हैं चूहा दौड़, रैट रेस। हाँ, रैट रेस। ये क्या है? सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल भरो, फिर लगता है पैसे कम है तो और मेहनत करो या दूसरी नौकरी ढूंढो, तनख्वाह बढ़ती है। तो खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर। और नतीजा वापस वही, महीने के आखिर में फिर पैसे की तंगी, उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि ये चूहा दौड़ दो भावनाओं से चलती है। एक तो डर, हाँ, डर कि अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, बिल कैसे भरेंगे। और दूसरा लालच। जब पैसा आता है तो लालच की और अच्छी चीजें खरीदें और बेहतर जिंदगी जिएं। तो लोग डर के मारे नौकरी करते हैं और ज्यादा पैसा आने पर लालच में खर्च कर देते हैं, जिससे वो कभी इस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाते। वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं, पैसा उनके लिए काम नहीं करता। बिल्कुल सही। और कियोसाकी ने यह सबक बहुत छोटी उम्र में सीखा। दिलचस्प कहानी है। जब वो 9 साल के थे, उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बने। और अमीर डैड ने सिखाने के लिए हाँ कहा, लेकिन तरीका बड़ा अनोखा था। हाँ, उन्होंने दोनों को अपने एक स्टोर में काम पर रख लिया। कितनी मजदूरी पर? सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। 10 सेंट? आजकल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कई हफ्ते वो दोनों कड़ी मेहनत करते रहे, शनिवार को सुबह सुबह जाकर। उन्हें लगा वो कुछ सीख नहीं रहे, पैसे भी ना के बराबर मिल रहे हैं। कियोसाकी इतने निराश हुए कि उन्होंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। और यहीं से अमीर डैड का असली पार्ट शुरू हुआ। हाँ, अमीर डैड ने उन्हें समझाया कि उन्होंने जानबूझकर कम पैसे दिए थे। वो चाहते थे कि बच्चे जिंदगी का कड़वा सच महसूस करें कि ज्यादातर लोग कैसे कम पैसों के लिए मेहनत करते रहते और कभी सवाल नहीं पूछते। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरे जाल में फंस गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा, अगर तुम सीखना चाहते हो कि पैसे के लिए कैसे काम करते हैं तो स्कूल जाते रहो, लेकिन अगर तुम सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे तो तुम्हें कुछ अलग सोचना होगा। मतलब दिमाग चलाना होगा। बिल्कुल। अमीर डैड ने उन्हें चुनौती दी कि वे बिना तनख्वाह के काम करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे बनाने के अवसर ढूंढें। डर और लालच को हावी ना होने दें। सोचे कि सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें मौके कहाँ हैं। और उन्होंने अवसर ढूंढ निकाला। ये कहानी कमाल की है। हाँ, कॉमिक्स वाली। वही। अमीर डैड के कहने पर उन्होंने स्टोर में मुफ्त में काम करना जारी रखा। वहीं उन्होंने देखा कि स्टोर की मैनेजर कॉमिक बुक्स के कवर का ऊपर का हिस्सा फाड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेज देती और बाकी पूरी किताब फेंक देती थी। हाँ, उन्हें आइडिया आया। उन्होंने मैनेजर से वो पुरानी फेंकी जाने वाली कॉमिक्स मुफ्त में ले ली, बिना किसी लागत के। बिल्कुल। फिर माइक के घर के खाली पड़े बेसमेंट में उन्होंने कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। वाओ। आस पड़ोस के बच्चे 10 सेंट देकर अंदर आते और 2 घंटे तक जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये कमाल का उदाहरण है। उन्होंने बिना किसी शुरुआती पैसे के सिर्फ अपने दिमाग और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके एक संपत्ति, एक एसेट बना ली। सही। वो कॉमिक बुक लाइब्रेरी उनके लिए पैसा कमा रही थी, तब भी जब वो खुद वहां नहीं थे। उनका पैसा यानी वो लाइब्रेरी उनके लिए काम कर रहा था। ये उनका चूहा दौड़ से बाहर निकलने का पहला प्रैक्टिकल अनुभव था। और इसने साबित किया कि पैसा बनाने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती। सोच की जरूरत होती है, अवसर पहचानने की जरूरत होती है। तो ये अनुभव दिखाता है कि सिर्फ संपत्ति और देनदारी का फर्क जानना काफी नहीं है। अमीर बनने के लिए कियोसाकी, जिसे वित्तीय बुद्धि या फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं, वो विकसित करना जरूरी है। हाँ, फाइनेंशियल आईक्यू। ये वित्तीय बुद्धि आखिर है क्या? इसके कौन कौन से हिस्से हैं? कियोसाकी वित्तीय बुद्धि के 4 मुख्य स्तंभों की बात करते हैं। इन्हें समझना जरूरी है अगर कोई सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता बल्कि दौलत बनाना चाहता है। अच्छा, क्या है वो 4? पहला है अकाउंटिंग यानी लेखांकन। ये सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं है, ये नंबरों को पढ़कर ये समझने की क्षमता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बिजनेस या निवेश की सेहत कैसी है। ये फाइनेंशियल लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, अकाउंटिंग। दूसरा है इन्वेस्टिंग यानी निवेश। ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और कला है। इसमें रणनीतियां समझना, रिस्क को आंकना और अवसरों को पहचानना शामिल है। तीसरा है बाजारों की समझ, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये सप्लाई और डिमांड की खेल को समझना है, जानना कि आर्थिक स्थितियां, सरकारी नीतियां, दुनिया भर की घटनाएं, ये सब निवेश के मूल्य को कैसे प्रभावित करती हैं। और चौथा है कानून की समझ, द लॉ, खासकर टैक्स कानून और कॉर्पोरेट कानून। ये जानना कि नियमों का इस्तेमाल अपनी संपत्ति को बचाने और बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है। कानून की बात आई तो अमीर डैड ने कॉर्पोरेशन यानी कंपनी बनाने की ताकत पर बहुत जोर दिया।
कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स बचाने और अपनी संपत्ति को मुकदमों वगैरह से सुरक्षित रखने के लिए कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये किताब का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर काफी चर्चा होती है। कियोसाकी का तर्क ये है कि सिस्टम अमीरों के पक्ष में ज्यादा काम करता है अगर वे नियमों को जानते हैं। वो क्या उदाहरण देते हैं? उनका उदाहरण है, एक कर्मचारी एम्प्लॉय पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और जो बचता है उससे खर्च चलाता है। सही। वहीं एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर अपने सारे जायज खर्चे करता है, जैसे तनख्वाह, यात्रा, ऑफिस का सामान वगैरह, और उसके बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। अच्छा, तो पहले खर्च फिर टैक्स। हाँ, सैद्धांतिक रूप से इससे टैक्स का बोझ कम हो सकता है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ कियोसाकी के विचारों को बता रहे हैं। ये कोई वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है और न ही हम किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये कियोसाकी के विचार हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति वित्तीय रूप से साक्षर हो गया, उसने संपत्ति देनदारी समझ ली, कैश फ्लो देख लिया, कॉर्पोरेशन के बारे में भी जान लिया, फिर भी बहुत से लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्या कोई मानसिक रुकावटें हैं? कियोसाकी कहते हैं बिल्कुल हैं, और ये बहुत बड़ी रुकावटें हैं। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना पड़ता है, और करने के रास्ते में कुछ बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधाएं आती हैं। वो मुख्य रूप से 5 का जिक्र करते हैं। 5 बाधाएं कौन सी? पहली और सबसे बड़ी बाधा है डर, खासकर पैसा खोने का डर। सच तो ये है कि कोई भी पैसा खोना नहीं चाहता, अमीर भी नहीं। हाँ, डर तो सबको लगता है। लेकिन अमीर लोग हार को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वो डर को मैनेज करते हैं, उससे पंगु नहीं होते। कियोसाकी टेक्सास की कहावत याद दिलाते हैं, रिमेंबर दी एलमो, अपनी हार से सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो पहला हुआ डर। दूसरी बाधा है सनक या निराशावाद, सिनिसिज्म। ये वो शक और नकारात्मकता है जो हमें अवसर देखने ही नहीं देती। कोई कहता है स्टॉक मार्केट, अरे वो तो जुआ है, या रियल एस्टेट, कौन सिर खपाए किराएदारों से। मतलब पहले ही मान लेना कि ये नहीं हो सकता। हाँ, ये क्यों नहीं हो सकता वाली सोच है। कियोसाकी कहते हैं, आलोचक हमेशा किनारे खड़े होकर आलोचना करते रहते हैं, जबकि विजेता मैदान में उतरकर विश्लेषण करते हैं और रास्ता निकालते हैं। ठीक है, डर, निराशावाद। तीसरी बाधा है आलस, लेजीनेस। और ये सिर्फ सोफे पर पड़े रहना नहीं है। तो फिर क्या है? कियोसाकी कहते हैं कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहना भी आलस का एक रूप हो सकता है। अगर आप उन जरूरी कामों से बच रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे अपनी आर्थिक योजना बनाना या सेहत का ध्यान रखना या रिश्तों को समय देना। अच्छा, व्यस्तता भी आलस हो सकती है। हाँ, और एक और आलस है, दिमागी आलस। जब कोई कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, अमीर डैड की सलाह थी, पूछो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को काम पर लगाता है, आलस को दूर करता है। ये दिलचस्प है। डर, निराशावाद, आलस, और चौथी बाधा? चौथी है बुरी आदतें, खासकर पैसे खर्च करने की आदतें। अमीर डैड की एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह थी, हमेशा खुद को पहले भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे ही पैसा आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपनी संपत्ति वाले कॉलम में डालो, यानी निवेश करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सारे बिल चुकाते हैं, फिर अगर कुछ बचता है तो उसे बचाते या निवेश करते हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही होता है। अमीर डैड कहते थे पहले निवेश करो, भले ही बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ जाएं। ये दबाव आपको और पैसा कमाने के नए तरीके खोजने पर मजबूर करेगा। ये एक आदत है जो बनानी पड़ती है। ये तो हिम्मत की बात लगती है। ठीक है, तो चौथी वी बुरी आदतें, और पांचवी बाधा है अहंकार, एरोगेंस। ये मानना कि जो आप नहीं जानते वो महत्वपूर्ण नहीं है, या ये सोचना कि आप सब जानते हैं। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं कि जब आप किसी विषय में अज्ञानी हो तो उसे स्वीकार करें और सीखने के लिए तैयार रहें। अहंकार आपकी अज्ञानता को छिपाता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ज्ञान हासिल करने के बजाय लोग बहस करने लगते हैं। तो ये 5 बाधाएं, डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार, ये काफी हद तक हमारी सोच और आदतों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। ये मानसिक खेल है। तो इन बाधाओं को पार करने और अमीर डैड की सीखों को असल जिंदगी में उतारने के लिए कियोसाकी कुछ ठोस कदम भी सुझाते होंगे। हाँ बिल्कुल, वो कई व्यवहारिक कदम बताते हैं। कुछ सबसे जरूरी ये हैं। जैसे? पहला, एक मजबूत क्यों ढूंढें। सिर्फ अमीर बनने की इच्छा काफी नहीं, आपके पास एक गहरा कारण होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं,
किस चीज से बचना चाहते हैं। ये क्यों आपको मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देगा। सही है, एक मकसद होना चाहिए। और दूसरा, लगातार सीखें, अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, सफल लोगों से सीखें। ज्ञान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, कभी सीखना बंद ना करें। तीसरा, अपनी संपत्ति पर ध्यान दें, अपनी नौकरी करते रहें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन साथ ही अपना बिजनेस संभालें, यानी अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। रियल एस्टेट, स्टॉक, अपना छोटा बिजनेस, कुछ भी जो आपकी जेब में पैसा डाले। माइंड योर ओन बिजनेस। चौथा, वो आदत वाली बात। हाँ, खुद को पहले भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस आदत को अनुशासन से अपनाएं। पैसा आते ही पहले निवेश करें। ठीक है। और अच्छे सलाहकार चुनें और उन्हें भुगतान करें। काबिल वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर आपकी टीम है। उनकी अच्छी सलाह आपको ज्यादा पैसा बनाने या बचाने में मदद कर सकती है। कंजूसी ना करें यहाँ। और निवेश के बारे में कुछ? हाँ, अपने निवेश से मूलधन जल्दी वापस पाएं। कियोसाकी एक रणनीति बताते हैं कि अपने निवेश से अपनी लगाई हुई पूंजी को जल्द से जल्द वापस निकालने की कोशिश करें। इससे जोखिम कम होता है और आप उस पैसे को दोबारा कहीं और लगा सकते हैं। अच्छा, और वो महंगी चीजों वाली बात? संपत्ति से विलासिता खरीदें। महंगी कार चाहिए, छुट्टियां चाहिए, जरूर खरीदें, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर नहीं। पहले संपत्ति बनाएं जो कैश फ्लो दे, फिर उस कैश फ्लो से अपनी पसंद की चीजें खरीदें। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। हाँ, और भी हैं, जैसे अपने नायक चुनें और उनसे सीखें, दूसरों को सिखाएं, क्योंकि सिखाने से आप खुद ज्यादा सीखते हैं। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ यही लगता है कि आर्थिक आज़ादी सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है। ये सही सोच, लगातार सीखने, वित्तीय ज्ञान हासिल करने और सबसे जरूरी अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से आती है। हाँ, मुद्दा ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, मुद्दा ये है कि आप अपने पैसे का करते क्या हैं, और क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप ही पैसे के लिए काम करते जा रहे हैं। बिल्कुल। और कियोसाकी बार बार जोर देते हैं कि ये सब सिर्फ पहले से अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये काफी हद तक एक दिमागी खेल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं। शुरुआत छोटे कदमों से होती है, अपनी सोच बदलने से, डर पर काबू पाने से, अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करने से। ये एक यात्रा है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक विचार हम सभी के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कियोसाकी कहते हैं, पैसा सिर्फ एक विचार है। हाँ, मनी इज जस्ट एन आइडिया। अगर आप ज्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। तो खुद से पूछिए, क्या आपकी पैसों को लेकर वर्तमान सोच आपको उस आर्थिक मंजिल तक ले जा रही है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपनी सोच को बदलने, उसे और ज्यादा सशक्त बनाने का समय आ गया है? एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अगली बार तक सोचते रहिए।